नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट। सवाल बड़ा सीधा सा है कि भाई दिवाली आ गई है, अब दिवाली भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र में किसके लिए मनेगी? उठापटक, खींचतान, ये सब कोई नई बात नहीं है। बीजेपी में जितना कोई नेता अपनी तरह से ये बोले कि भाई मैं नहीं मुख्यमंत्री हूं, मैं नहीं मुख्यमंत्री हूं, उतना आप उसको अंदर से प्रबल दावेदार समझिए अपनी तरफ से मुख्यमंत्री बनने का। लोग यही बातें मुझे बता रहे हैं नितिन गडकरी के बारे में। अब बड़ी साहब हर चीज का डिनायल होता है सियासत में, तो आपको पता है सियासत में आज तक तो नहीं हुआ कि नेता ने आपको अपने मन की बात आके कभी बता दी हो किसी पत्रकार को। हाँ, खाने पीने नाश्ते में जरूर बता दी हो कभी अपने दिल की बात। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत हासिल कर चुकी है अपने हिसाब से, भले ही वो सरकार बनाने के आंकड़े तक नहीं आ पाई हो। मैं कई कारणों से इसको भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत मानता हूं, उस पर अब नहीं जाऊंगा, लेकिन ये भी साथ में 100% सच है कि बीजेपी को अब जो मुख्यमंत्री तय करना है महाराष्ट्र में, उसको उस आधुनिक करप्शन फ्री, भ्रष्टाचार से दूर छवि के पैमाने में तय करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की सियासत में पैसे की बड़ी प्रमुखता और प्रबलता होती है। महाराष्ट्र के नेताओं के बारे में व्यापार के साथ नेतागिरी करना, इसका बहुत पुराना इतिहास है, उसके तमाम अनगिनत नाम है। क्या बीजेपी उसी पारंपरिक ढर्रे में, उसी पारंपरिक सियासत में, उसी नेता बिल्डर नेक्सस, नेता एजुकेशन नेक्सस, इस तरह की चीजों में फंसेगी, या बीजेपी एक नया ऐसा ताजा विकल्प ला कर देगी जिसमें महाराष्ट्र के लोग यकीन कर सके कि ये पुरानी पारंपरिक राजनीति से दूर है, ये एक नएपन की शुरुआत करेगा। मूल मसला ये है, लोग भारतीय जनता पार्टी से एक अलग किस्म की उम्मीद रख रहे हैं। और अब हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा के नतीजों से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों तक इस उम्मीद का वोट मोदी के नाम पर पड़ता है और फिलहाल पड़ रहा है। तो क्या इस बड़ी तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी समझेगी, या भारतीय जनता पार्टी जिसमें कांग्रेस की तरह, एनसीपी की तरह महाराष्ट्र में भयंकर गुटबाजी रही है, क्या वो गुटबाजी को सेटल करने के लिए, उसका संतुलन बनाने के लिए बीजेपी कोई मुख्यमंत्री बनाएगी? तो ये तमाम तरह के संकेत है। मैं शिवसेना के मसले पर तो अभी आ ही नहीं रहा हूं कि बीजेपी और शिवसेना का क्या रिश्ता होगा, लेकिन बीजेपी अपनी तरह से क्या अपना नेता ढूंढ पाएगी जो एक नए बदलाव का और चेहरे का संकेत दे। मेरे साथ राजकिशोर तिवारी है यहाँ पर दैनिक जागरण से, मेरे अपने साथी अखिलेश हैं, एक और मेरे अपने साथी प्रसाद काते हैं, और विजय गोयल साहब है जो कि आप सब जानते हैं सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। शिवसेना से रिश्तों के बारे में मसले में हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा लोग क्या जानना चाहते हैं कि भाई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस होंगे जिनका नाम आया था सबसे प्रबलता से शुरुआत में? क्या नितिन गडकरी खुद जो है वो क्यों बैठक बुला रहे हैं विदर्भ के एमएलएस की? क्या वो खुद बनना चाहते हैं? क्या पंकजा मुंडे जैसे किसी व्यक्ति का कोई मौका हो सकता है? लेकिन कुल मिलाकर छवि और तरक्की के तराजू पर किसको रखना चाहेगी या कैसे व्यक्ति को रखना चाहेगी बीजेपी? हम इसी से शुरुआत करते हैं। राजकिशोर तिवारी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि 26 मई से लेकर अब ये अक्टूबर के अंत का महीना है, मोदी एक परसेप्शन की सियासत कर रहे हैं, धारणा देने की लोगों को कि हम सीधे हैं, सच्चे हैं, कोई बकवास हम टॉलरेट नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार हमारे लिए असंभव है। इन सब बड़ी बातों को याद रखते हुए क्या उसी पैमाने पर मुख्यमंत्री तय होगा महाराष्ट्र का, या जो पारंपरिक तरीके होते हैं कि अच्छा मराठा, नॉन मराठा, ब्राह्मण को जगह मिले नहीं मिले, बीजेपी की अपनी गुटबाजी, क्या उस पैमाने पर तय होगा मुख्यमंत्री? देखिए, मुझे लगता है कि जो इस बहस की शुरुआत में जो मुद्दा आपने उठाया, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, इस पे अगर कंप्रोमाइज करती है मोदी सरकार, तो जो उसका जो सबसे बड़ा फिनोमिना, जो परसेप्शन उसके प्रति बना हुआ है, वो सबसे ज्यादा अभी तक उसको भयंकर लाभ मिला और उस पर सीधे सीधे आघात होता है। हाँ। तो इस लिहाज से मुझे लगता है मोदी के साथ एक जो सबसे प्लस पॉइंट है कि वो जाति और क्षेत्रीय चीजों से थोड़ा ऊपर उठकर आए हैं।
वो एक जो राष्ट्रीयता की भावना, लेकिन एक कड़ी सच्चाई में राजकिशोर जी आपको बता दो, अखिलेश भी जानते हैं, मैंने एक दशक से ज्यादा महाराष्ट्र की सियासत देखी है जी, माफी चाहूंगा, महाराष्ट्र की सियासत में पैसे की ताकत की बहुत प्रबलता होती है। इस बात को कोई ना नकारे, कोई इस गलतफहमी में न जिए। क्या ये फैक्टर होगा बीजेपी के निर्णय लेने के समय में? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो फैसला होना चाहिए, हाँ। यहां पर निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ एक ही दिक्कत आ रही है कि नितिन गडकरी अब तक अपने पत्ते खोल नहीं रहे और अपना मन नहीं बना पा रहे हैं। निश्चित रूप से वो महाराष्ट्र के आज की तारीख में गोपीनाथ मुंडे के न रहने के बाद वो सबसे बड़े नेता हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का नाम, जैसा पिछली बार आपने डिबेट की थी, उसमें लगभग माना जा रहा था कि फाइनल है। संघ और भाजपा के ज्यादातर नेता उनकी साफ छवि को लेकर उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो भी विदर्भ के हैं, वो भी नागपुर के हैं, और गडकरी की सियासत है, वो ब्राह्मण भी आते हैं, तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोकने के पीछे वो खुद भी शायद जाना नहीं चाहते हैं जितना उनकी रोकने की मंशा है उनको। ऐसा लगता है कि जो इस फैसले के पीछे जो देरी हो रही है, नितिन गडकरी खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ना बने, ऐसा लगता है। और ऐसा जानकार भी मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लोग मानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में वो कितना स्वीकार्य होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। ये समस्या फडणवीस के सामने भी आएगी, लेकिन चूंकि वो पूरी तरीके से लोकल राजनीति कर रहे हैं और ये एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर वो काम करते दिखाई पड़ रहे हैं और काम करना उनको आता है, वो साबित भी कर रहे हैं, तो क्या वो वाकई वहां पर जाकर उस चक्रव्यूह में फिर फंसेंगे? अखिलेश, बीजेपी किस पैमानों पर अपना मुख्यमंत्री तय करना पसंद करेगी? उसके बाद मैं प्रसाद से राय लूंगा, फिर पूरा समय विजय गोयल साहब को दूंगा। मुझे लगता है अभिज्ञान जो सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का रहा इस चुनाव में महाराष्ट्र में, वो उनमें से एक किसानों की आत्महत्या भी रहा कि किस तरह से विदर्भ में बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। सबसे बड़ा जो चुनौती होगी बीजेपी का, जो भी नया मुख्यमंत्री आता है वो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के उसको एड्रेस करना उसकी चुनौती होगी, और मुझे लगता है इन्हीं पैमानों पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री वहां पर तय करेगी। जो राजकिशोर कह रहे हैं मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आप ये देखें कि देवेंद्र जिनका नाम लगातार आ रहा है वो सिर्फ 44 साल के हैं, यंग है, और उस हिसाब से आप देखें तो उनके सामने एक लंबा राजनीतिक करियर पड़ा हुआ है। तो अगर वो आज इस उम्र में, इतनी कम उम्र में अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में वो किस तरह से अपना होल्ड बनाएंगे। और वो भी विदर्भ से आते हैं, गडकरी भी विदर्भ से आते हैं। मुझे लगता है शायद ये भी एक टकराव की वजह साफ तौर पर दिखाई देती, जो कि जिसको कि हम टर्फ वार बोलते हैं, वो भी उसकी एक वजह हो सकती है। शायद यही वजह है कि गडकरी ने अपनी ओर से सुधीर मुनगंटीवार का जो नाम है वो आगे बढ़ाया है। ठीक है, गडकरी ने किसी और का नाम आगे बढ़ाया था कि अगर वो ना बने तो फडणवीस ना बने। प्रसाद का थे, ये जो नाम हम सुनते हैं, आप ऐसे मजाक में कह रहा हूं, गंभीरता से मत लीजिए, आप हमारे देवेंद्र फडणवीस हैं, स्थानीय राजनीति आप देख रहे हैं, गंभीरता से मत लीजिए भाई। मैं बड़ा नाराज हो जाता हूं अगर कोई पत्रकार पर आरोप लगा दे उसकी निष्पक्षता को लेकर, मजाक कर रहा हूं। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या फडणवीस, पुराने घात भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, मिसाल के तौर पर विनोद तावड़े, इस तरह के लोग बैठे, क्या ये लोग सब फडणवीस को एक्सेप्ट करेंगे? और क्या बीजेपी जो है वो पारंपरिक सियासत, पैसे की, जोड़ की, जुगाड़ की, तरकीब की, भ्रष्टाचार की, कास्ट की, मराठा, नॉन मराठा, ब्राह्मण, इन सब के दबाव में आकर अपना चयन करेगी मुख्यमंत्री का? स्थानीय आकलन आपका क्या कहता है? देखिए, महाराष्ट्र की बीजेपी कभी भी गुटों के परे नहीं रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात। शुरुआत में इसमें महाजन मुंडे परिवार का एक गुट चलता था, और महाजन बिल्कुल सही बात है। मैं तो बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को आपके माध्यम से कि मैंने वो समय बड़ा करीब से देखा है कि जब मुंडे और जब गोपीनाथ और प्रमोद का समय था, तो उस समय क्या हैसियत थी किसी गडकरी, तावड़े की, ये मैंने स्वयं देखा है। इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी, ना सिर्फ प्रबलता से, बल्कि ये सारे दबी जबान आरोप लगाते थे कि तकरीबन दादागिरी से मुंडे और महाजन बीजेपी को महाराष्ट्र में चलाते थे। यह हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल अभिज्ञान। तो एक समय गुजरा जब मुंडे महाजन परिवार की दादागिरी कथित रूप से चलती थी। जब वो समय आया जब एक तरफ गडकरी खेमा था, दूसरी तरफ मुंडे खेमा था। अब देवेंद्र फडणवीस इस सारे खेल में कहां बैठते हैं? तो मूल रूप से देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधरराव फडणवीस के निधन के बाद उनकी जो राजनीतिक विरासत है वो नितिन गडकरी के पास आ गई, और उन्होंने उस एमएलसी से अपना विधिमंडल का चुनाव करियर शुरू कर दिया। देवेंद्र फडणवीस स्वाभाविक रूप से नितिन गडकरी के साथ गए, लेकिन एक ऐसा समय आया जब उन्हें गडकरी और मुंडे इनमें से किसी एक का चुनाव करना था, तो उन्होंने एक अपने बहुत व्यक्तिगत घटनाक्रम में मुंडे का चुनाव किया। तब से वो मुंडे के करीबी माने गए,
और जब जब आने वाले दिनों में गडकरी बनाम मुंडे इन दोनों के बीच में संघर्ष होता तो देवेंद्र अपने आप को दोनों से सुरक्षित अंतर पर रखते। अब वर्तमान स्थिति में देवेंद्र फडणवीस पार्टी में सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त व्यक्ति इसलिए हैं क्योंकि मुंडे खेमे ने उन्हें अपना नेता मान लिया है। बची हुई बात राजनीति करने की, पोस्टर बॉय बनने की और असलियत में सरकार चलाने की। देखिए, पोस्टर बॉय के रूप में देवेंद्र फडणवीस जितना बेहतरीन चेहरा बीजेपी के पास इस समय नहीं है जो ज्यादा स्वीकार्य हो तमाम खेमों में आज भी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें राजनीति करने की तो जाति सबसे बड़ा एक फैक्टर है देवेंद्र फडणवीस के लिए, और अगर सरकार चलाने की बात हो तो अनुभव एक सबसे बड़ा फैक्टर है देवेंद्र फडणवीस के लिए फिर भी, क्योंकि सरकार चलाने के लिए आपको कई सारी तिकड़म करनी पड़ती है। देवेंद्र एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा साफ सुथरी छवि वाले और बहुत ज्यादा साफ तरीके से अपने दिल की बात रखने सारे वाले बीजेपी के नेताओं का जो नौजवान एमपी बने, इनके सबके पतियों के व्यवसाय है वहां, उनकी तमाम किस्से कहानियां, ये तो सूट ही नहीं करेगा बीजेपी को के नेताओं को। मैं पूरा समय विजय गोयल को देखा। विजय गोयल, आपने पूरा समय देखा है, आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने वाजपेयी की सरकार से प्रमोद महाजन के प्रभुत्व का समय लेकर महाराष्ट्र में मुंडे के ना रहने के बाद अब बदली हुई सियासत देखी। किस तरह का नेता बीजेपी चाहती है महाराष्ट्र में? अभिज्ञान में एक बात बताऊं पहले कि वाजपेयी जी के समय में बीजेपी का एक नारा होता था, पार्टी विद ए डिफरेंस। हाँ। और उसके बाद अक्सर ये बात बीच में आई कि भाई बीजेपी अब पार्टी विद ए डिफरेंस नहीं रही। मैं सोचता हूं कि अभी बीजेपी फिर दोबारा से पार्टी विद ए डिफरेंस की तरफ लौट रही है, और लौटी है। बीच में तो क्योंकि बीजेपी आप ये पार्टी देखिए में कि डिफरेंसेस हो गई थी। हाँ, बीच में हो गई थी जी। पर अभी पार्टी विद ए डिफरेंस है। और अभी आप देखिए कि लोकसभा चुनावों से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी उपलब्धता है वो उपलब्धता है कि उन्होंने जातिवाद और क्षेत्रवाद को तोड़ दिया जी, और कटिंग अक्रॉस कास्टिज्म और रीजनलिज्म लोगों ने नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया, जो एक अच्छी बात है जी। तीसरी बात मेरी यह है कि जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो जो मुख्य मुद्दा था वो भ्रष्टाचार का था। लोग कांग्रेस के, एनसीपी के 15 साल के भ्रष्टाचार के शासन से तंग आ गए थे, तो इस जीत में उसकी भी बड़ी भूमिका है। तो हमारे पास एक बड़ी जिम्मेदारी ये आ गई है कि हम महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें। दूसरे जो इश्यूज हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान है, किसानों की आत्महत्या है। तो कुल मिलाकर जो है अपना इसका विकास करना है पूरे महाराष्ट्र का, वो बड़ी जिम्मेदारी है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, जितने भी पैनलिस्ट यहां बैठे हैं और आप समेत, आप सब लोग ये मानेंगे कि जो बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा वो नाम जो है वो सबको स्वीकार्य होगा, और इसके लिए 2 पर्यवेक्षक रवाना किए जाएंगे महाराष्ट्र की ओर, जो कि रायशुमारी और जो कि लोगों की जो भी उनके सुझाव होंगे उन सुझावों को लेंगे। जहां तक नितिन गडकरी जी का सवाल है, वे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका नाम रेस से भी बड़ा है जाके। अभी पिछले दिनों नितिन गडकरी जी ने कहा था कि वे स्वयं जो हैं अब महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति के अंदर हैं जी। फिर भी मैं ये समझता हूं कि उनको और प्रतिद्वंदियों के साथ रेस में बताना वो ठीक नहीं है। ये संसदीय बोर्ड का काम है कि वो किस तरह से निर्णय लेगा, और जो वो निर्णय लेगा वो सबको स्वीकार्य होगा, ये मैं कहना चाहता हूं जी। इसलिए हमारे पास मुख्यमंत्री क्या बीजेपी की जरूरत है इस वक्त महाराष्ट्र में? विजय जी, आप पुराने सियासतदान, आपने बीजेपी का अच्छा बुरा दोनों समय देखा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, और आप ऑनेस्टी से अपनी बात कहते हैं। जो बात आप पूछ रहे हैं, जो बात आप पूछ रहे हैं वो तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लान या सबसे बड़ा मोटो है कि भाई साफ छवि का आदमी जो सुशासन दे सके और गवर्न कर सके। क्योंकि मोदी जी के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉलिसी 5%, विजय जी, मैं के साथ ये कह सकता हूं कि 95%। 20 वर्ष के अगर हम सिर्फ सियासत को देख लें महाराष्ट्र की, कोई भी यहां पर इस बात से इत्तेफाक अलग नहीं जाएगा कि पैसे और सियासत की बड़ी साठगांठ का केंद्र रहा है महाराष्ट्र। क्या इस परिस्थिति में 15 साल आप पावर में नहीं रहे हैं, क्या इस परिस्थिति में, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं इसको मानूं कि बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है
किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं लाना जिसके ऊपर हल्की सी भी छाया हो किसी भी तरह के किसी मसले की, स्कैम की, भ्रष्टाचार की, विवाद की, छवि की। देखिए, एक बात आप स्पष्ट कर लिए, जिस तरह का नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के पास है जी, उस समय के अंदर मैं ये कह सकता हूं जी कि पार्टी में जो भी व्यक्तियों का चयन होगा वो उन्हीं का होता है जो सुशासन है, जिनकी छवि अच्छी है, और ये है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार हमारे सामने हैं उन सब की छवि अच्छी है। ठीक, जो भी उम्मीदवार। रवि किरण देशमुख, नितिन गडकरी का अगर हम उदाहरण लें, और ये एक अतीत की बात है, अब नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी ने जब उनके खिलाफ कुछ आरोप सामने आने लगे थे, वो मसला आज का नहीं है, तो क्लीन चिट दिलवाई थी गुरुमूर्ति से। आप सब लोगों को यहां पर याद होगा, उसके बाद वो मसला पूरी तरह से समाप्त हो गया। कांग्रेस एनसीपी की लेगेसी जो है वो सीधे सीधे भ्रष्टाचार के दायरे में नजर आ रही है। वो आरोप अशोक चव्हाण से लेकर अजीत पवार तक उठ चुके हैं। क्या वाकई, जो सवाल मैंने प्रसाद से पूछा था, आपको भी वही सवाल है, क्या बीजेपी इसको सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएगी, या जोड़ जुगाड़, बाकी लोगों के दबाव, लॉबी, पैसे वालों का दबाव, ये प्राथमिकता बन जाएगी अपना चयन करने में बीजेपी के लिए? अभिज्ञान, अगर साफ सुथरा बहुमत हो किसी भी पार्टी के पास, तो पार्टी अपनी पसंद का चेहरा राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उसे प्रोजेक्ट करती है और चुनती भी है। मामला थोड़ा पेचीदा हो गया महाराष्ट्र में। भाजपा की ताकत जो लगनी चाहिए थी शायद कम पड़ गई थोड़ी, और ऐसा लगने लगा था एक समय कि देवेंद्र फडणवीस ही पहली चॉइस रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे यह मामला थोड़ा पेचीदा होता जा रहा है और नितिन गडकरी का नाम आ रहा है। रवि, ये पेचीदा क्यों हो रहा है? क्या वहां पर, मैं सीधा और कड़वा सवाल पूछूंगा आपसे, क्या वहां पर भय ये है कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री बैठ गया जो सीधा हो, जैसे प्रसाद ने कहा कि इधर उधर की सुनने को तैयार नहीं हो, लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने लगे, तो फिर क्या सब लोग इस बात से डर रहे हैं कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बैठा सकते? सबके बिजनेस इंटरेस्ट है, सबके व्यावसायिक इंटरेस्ट है। आप भी जानते, हम भी जानते हैं कि बीजेपी के सो कॉल्ड यंग सांसदों में से के पतियों के क्या व्यवसाय हैं, तो इस तरह की अगर कलई खुलने लगी तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। पहला मुद्दा है कि मैं आपको याद दिला दूं कि एनसीपी ने जब तुरंत अपना सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि हम आउटसाइड यानी बाहर से समर्थन करेंगे इस सरकार का, तो एक अपेक्षा की जा रही थी भाजपा की तरफ से कि वो तुरंत इस समर्थन को नकार दें। अभी तक भाजपा ने इस समर्थन को अपना विरोध नहीं प्रकट किया है। इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ जरूरी है, यानी कि बाहर के समर्थन। तो बाहर का समर्थन हो या अंदरूनी समर्थन हो, जब आप लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यह है पहला मुद्दा। तो मुझे लगता है इस मामले में नितिन गडकरी थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। तो रही दूसरी बात जो आपने 2 बार छेड़ा है अभिज्ञान मुद्दा, वो है क्या ब्राह्मण, क्या अदर कास्ट। मुझे लगता है धीरे धीरे इसका भी महत्व महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हम जो सुन रहे हैं महाराष्ट्र की भाजपा में कि आप ब्राह्मण को ही आगे कर रहे हैं। हर आप देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व हो या महाराष्ट्र से जो भी पदाधिकारी चुने गए हैं केंद्रीय संगठन में, अभी फिलहाल देखिए चेहरे ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण है, और धीरे धीरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता ये कहने लगे हैं कि ओबीसी और बाकी जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया है इस चुनाव में भी, क्या उसका महत्व कम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है। ठीक है, ये मामला। और अब हम आएंगे जरा शिवसेना के मसले पर, और विजय जी को उस पर भी मैं पूरा समझ। शिवसेना के साथ अखिलेश बीजेपी आखिर करना क्या चाहती है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शिवसेना इस वक्त बैकफुट पर है। मेरे अपने आकलन से बड़ा स्पष्ट है, उद्धव ठाकरे को तय करना है कि आपको बीजेपी से रिश्ता रखना है या नहीं रखना, और अगर रखना है, बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है मेरे हिसाब से अपनी मंशा से कि शर्तें हमारी होंगी, आपकी नहीं। बिल्कुल, जो शर्तें होंगी वो शिवसेना की शर्तें नहीं होंगी, बीजेपी की अपनी शर्तें होंगी। शिवसेना को बातचीत की टेबल पर भी अगर आना है तो बिना शर्त के आना है, खाली हाथ आना है, लेने के लिए आना है, कुछ देने के लिए नहीं आना है। ये बिल्कुल साफ साफ हिसाब किताब हो गया, बिल्कुल वही हिसाब किताब जो अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना बीजेपी के साथ करती रही है। तो ये बिल्कुल उलट तस्वीर हो गई है। जो 95 के फार्मूले की बात कर रहे हैं, अब बीजेपी कहती है किस तरह का फार्मूला है? 2014 है भैया, 95 नहीं है। ये बात हो रही है। मेरी किसी बीजेपी नेता से बात हो रही थी, कहा कि जैसे एनसीपी की चिट्ठी आई
उस दिन यह कहा एनसीपी ने कि हम समर्थन देंगे, जो शिवसेना चौथे माले पर बैठी हुई थी वो चौथे माले से नीचे धड़ाम आके गिरी है। तो बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा हथियार एनसीपी का समर्थन का वो ऐलान या घोषणा बन गई है। बीजेपी उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाह रही है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि वो शिवसेना किसी शर्त को नहीं मानेगी। अब शिवसेना कह रही कि वो 27 तारीख को फैसला करेंगे, लेकिन आप अगर ओम माथुर जो बीजेपी के प्रभारी हैं महाराष्ट्र के, उनका बयान देखेंगे तो वो कहते हैं कि हमारे पास 123 तो थे हमारे अपने, लेकिन अब मिलू के हमारे पास 138 विधायक हो चुके हैं, यानी आप बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 5-7 आप विधायक नीचे रह गए हैं। तो आप चाहें तो विधानसभा में जा सकते हैं, वहां पर जाकर के कहें कि हम अपना बहुमत साबित करेंगे, और अगर एनसीपी वहां से एब्सटेन भी करती, मान लीजिए सपोर्ट भी ना करे, मतदान के दौरान हिस्सा ना लेती है, तो भी बीजेपी अपना बहुमत साबित कर सकती है। उसके बाद फिर क्या होगा, 6 महीने तक आप अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं ला सकते हैं, और बीजेपी के पास 6 महीने होंगे ऑपरेशन लोटस करने के लिए, अगर वो चाहे तो। ऑपरेशन लोटस यानी कर्नाटक में जो किया था कि आप विरोधी दलों के विधायकों को कहते हैं कि आप अपने दलों से इस्तीफा दें, उसके बाद आप बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ें उपचुनाव में, उसके बाद बीजेपी के टिकट पर जीत करके आए, तो इस तरह भी बीजेपी अपना बहुमत बना सकती है। ये तमाम विकल्प जो है बीजेपी के सामने खुले हुए हैं। ऑपरेशन राजकिशोर तिवारी, क्या करेगी शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी? ह्यूमिलिएट करेगी या उनसे हाथ बढ़ाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि ह्यूमिलिएशन जितना होना था वो हो चुका है। ठीक है, अब पीछे से इतना भी ना किया जाए कि वो बिल्कुल उग्र हो जाएं और बिल्कुल आक्रामक हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार बनने में कोई खतरा नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन इतना पुराना एलआई, जो आपका सबसे ज्यादा पुराना एलआई हो, और जिस पार्टी, बीजेपी की तो सोच अब बड़ी साफ लगती है, उनको अलायंस वलायंस की कोई चिंता ही नहीं है। वो तो जैसे मैंने हरियाणा में देखा था, वहां जमीन के कार्यकर्ताओं को अब ये सिखा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में कि ये प्रादेशिक या क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करिए, ये उनके जमीन के कार्यकर्ता कह रहे थे वहां पर। वो बात ठीक है, लेकिन है क्या, यहाँ पर शिवसेना अकेला इनका एलआई है जो सिर्फ राजनीतिक सहयोगी ना होकर इनका वैचारिक सहयोगी भी रहा है। तो यहाँ पर जो इनका विचार पक्ष है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उनको जरूर लगता है पीछे से कहीं ना कहीं इनको नहीं जाना चाहिए, इसीलिए उनके सामने फार्मूला इस तरीके से दिया गया है कि हम चूंकि दुगने विधायक हैं, आपका डिप्टी सीएम नहीं होगा। ये बहुत इनिशियल लेवल पे फिलर्स दिए गए हैं। उद्धव ठाकरे तो समय मांग रहे हैं, उनको तो भी समय भी नहीं मिल पाया है, लेकिन फिलर्स जरूर दिए कि हमारे 2 होंगे, 2 मंत्रियों पर आपका 1 होगा, चूंकि हमारे विधायकों का अंतर इतना है। तो इस तरीके से अगर इतना झुककर शिवसेना आना चाहती है तो वो आ जाए। कुल मिला के कि हम बल सारे ढीले करेंगे। मैं जल्दी से प्रसाद काटे से पूछूंगा, प्रसाद, झुकी हुई उद्धव ठाकरे की शिवसेना, क्या शिवसेना रह पाएगी? बिल्कुल नहीं। दरअसल उस शिवसेना को इस समय सत्ता के टॉनिक की जरूरत है, और वो उसी छटपटाहट में सबसे ज्यादा झुकने के लिए तैयार है। सत्ता का टॉनिक कड़वा हो सकता है, बहुत कड़वा। बीजेपी इस बात को भली भांति समझती है और पक्के तौर पर यह तय करेगी कि टॉनिक पिलाएंगे हम, लेकिन कड़वा वाला, मीठा वाला टॉनिक नहीं पिलाएंगे। व्यापारी भी हैं लोग, सत्ता का जहर, दिल्ली में कड़े व्यापारी हैं, भाजपा वाले। सत्ता का अगर वो सत्ता का टॉनिक देते भी हैं, तो भी वो इस बात को तो जानते हैं कि कम से कम 7 में से 1 मलाईदार मंत्रालय तो मिल जाएगा, और वो जनता के पास ऐसा आभास बनाने के लिए कामयाब हो जाएंगे कि हाँ, हम सत्ता के सारथी हैं, साथी हैं और सारथी भी। तो कुल मिलाकर शिवसेना आगे आने वाले दिनों में अपने जीवन में और अधिक संघर्ष करने के लिए ताकत यहीं से जुटाएगी। अगर वो सत्ता में भी नहीं रहेगी तो आज जितनी झुकी है, शायद हो सकता है कुछ दिनों के बाद टूट जाए। ठीक है, सत्ता में रहना। विजय गोयल साहब, आपकी अपनी प्रतिक्रिया तो मैं नहीं कहूंगा, आपकी अपनी सोच, क्या करना चाहिए बीजेपी को शिवसेना के साथ? अभिज्ञान, पहले तो मैं 2 बातें आपके स्पष्ट कर दूं कि नितिन गडकरी की क्लियरेंस के लिए गुरुमूर्ति की बात नहीं थी, उसके बाद विभिन्न डिपार्टमेंटों ने उनकी पूरी क्लियरेंस दे दी थी। ठीक है। जहां तक शिवसेना का सवाल है, मुझे ये समझ नहीं आया अभी तक कि भाई हमने कौन सी ह्यूमिलिएशन की है शिवसेना की जी, और शिवसेना कहां झुकी है अभी तक? कोई हमने उनको झुकाना नहीं, कोई उनकी ह्यूमिलिएशन करनी नहीं है। शिवसेना हमारा विश्वसनीय आज तक अलाइज रहा है, वो संगठन रहा है, और हमारी और उनकी सीटों के ऊपर नहीं बनी, जिसमें कि हम ज्यादा उनको सीटें दे रहे थे, उसके बाद नहीं बनी। अब वो यथार्थ को देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी वो ठीक थी, और सत्ता को बदलना जरूरी था, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती थी। अगर हम उनकी बात मानते तो शायद आज परिवर्तन नहीं हो पाता और हम बहुत सी सीटें लूज कर जाते। तो इसलिए पहले तो मैं पैनलिस्ट की इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा कि बीजेपी कहीं किसी शिवसेना को ह्यूमिलेट कर रही है या झुकाने की कोशिश कर रही है। उनको सिर्फ यथार्थ देखना है। अगर कल उनके साथ हम जाते हैं तो, जैसे विनोद तावड़े जी का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा
कि भाई शिवसेना क्योंकि नंबर 2 के ऊपर है और शिवसेना क्योंकि पुरानी जुड़ी हुई है और शिवसेना जिसके बारे में सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि भाई ये हम इन बाला साहब ठाकरे जी का सम्मान करते हैं, हम शिवसेना का सम्मान करते हैं, उसके बाद उन्होंने कभी कटु वचन भी बोले तो हमने उसको इग्नोर किया। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा इस समय एक ही उद्देश्य है कि महाराष्ट्र के अंदर एक स्थायी, एक मजबूत सरकार बने जो केंद्र की नीतियों को इंप्लीमेंट ढंग से करे। हमें ऐसी कोई सरकार नहीं चाहिए जिसके अंदर केंद्र की नीतियों को इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आए, नंबर 1 बात। केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल ना हो, नंबर 2 बात। इसलिए जो भी निर्णय होंगे, जिसके साथ भी निर्णय होंगे, मैं वो समझता हूं कि उसके साथ इन्हीं चीजों को दृष्टि देख के होंगे कि जो इतनी बड़ी मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने की है, वो निष्फल नहीं होनी चाहिए। देश अब परिवर्तन मेहनत बीजेपी की तरफ चल पड़ा 20 सेकंड का है, समय। विकास रविकिरण चाहता है। देशमुख, क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? सत्ता का कड़वा टॉनिक पिएंगे? प्रसाद का मानना है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है उनके पास इस वक्त। हाँ, मुझे लग रहा है क्योंकि 1999 के बाद पार्टी सत्ता से दूर रही है तो कार्यकर्ता भी बेचैन है उनके, और जो कड़वा रुख पार्टी दिखा रही थी चुनाव के पहले वो अब नहीं रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपने 2 साथियों को कल दिल्ली भेजा था, उससे ये लग रहा है कि काफी सॉफ्ट हो चुके हैं उद्धव ठाकरे। तो वो सत्ता का कड़वा टॉनिक पिएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र की सियासत में अभी भी क्या वो एक कार्यक्रम में शाहरुख खान के साथ करा था, उनकी फिल्म में एक था शायद की पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। तो अभी मुंबई शहर है, बॉलीवुड का शहर है, अभी पिक्चर बाकी है। और मेरे हिसाब से बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या बीजेपी किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है जो अपने ही, अगर वो सीधा सच्चा ईमानदार है तो कहीं वो अपने ही लोगों की नाक में नासूर न बन जाए। महाराष्ट्र की सियासत में सियासत के पीछे व्यापार और पैसा चलता है, हर नेता से जुड़ा हुआ ये कड़वी सच्चाई है महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, उसके बाद मैं वापस आता हूं।